जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बड़ी रैली हुई है। चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का जो समायोजन यानी कि जो मित्रता हुई है, समायोजन नहीं कह सकते, और इस चुनाव में रावण हनुमान की मित्रता क्या रंग दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। रैली उसी इलाके में हुई है जहां से दिया कुमारी चुनाव लड़ रही है। जी हां, हनुमान रावण की यह संयुक्त रैली। दिया कुमारी अपने आप को राम का वंशज बता चुकी, तो क्या यह रामायण बनेगी, क्या खिचड़ी बनेगी, तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। हनुमान बेनीवाल की यह रैली जो है वो जाट और दलित वोट बैंक का एक समायोजन की कोशिश है। दलित वोट बैंक भी अपने आप में खासा प्रभावी है राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में, और जाट वोट बैंक भी राजस्थान की 70 से 80 सीटों पे खासा प्रभाव रखता है। यह जो समायोजन अगर होता है, क्योंकि एक दिन पहले ही जयपुर में एक और सभा हुई, अखिल भारतीय जाट महासभा की बैठक हुई राजाराम मील के नेतृत्व में। यहाँ यूपी से जो चौधरी युद्धवीर सिंह समेत कई जाट नेता आए और सीधे तौर पे समाज के हित की बात की उन्होंने कि जाट समाज, उनका दावा था कि 113 विधानसभा क्षेत्रों में पगी, लेकिन अचानक यह संख्या कैसे बढ़ी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 1931 की जो जनगणना थी उसके अनुसार 10.5% के आसपास आबादी थी। 2 गुना से भी ज्यादा कैसे होगी, यह एक रिसर्च का विषय रहेगा, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना होती है तो उसमें जनगणना कास्ट वाइज होगी या ओबीसी को अलग से गिना जाएगा, क्या होगा मैकेनिज्म पता नहीं है, क्योंकि पूरा खेल जो है वो एक पॉलिटिकल सेगमेंट की ओर जा रहा है। सामाजिक उसके दुष्प्रभाव या फायदे क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान में 90 के आसपास जातियां ओबीसी में हैं, और इन जातियों में से किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व है चुनावों में और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में। अगर हम बात करें सबसे बड़ी जातियों की, तो राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक विधायक जिस जाति के हैं वो जाट समाज से आते हैं, एसटी से आते हैं, क्योंकि एसटी विधायकों की संख्या भी खूब है, लेकिन उनमें फिर जातिगत अलग हो गया, वो एक वर्ग हो गया एसटी जो हैं। तो यह एक कास्ट इक्वेशन, एससी वर्ग से फिलहाल 35 विधायक हैं, बड़ा मार्जिनल वोट बैंक खींचते हैं लगभग हर एक सीट पर एससी वर्ग के जो लोग हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल और उनकी टीम की कोशिश है कि चंद्रशेखर रावण जो कि दलित वर्ग के युवाओं में खासे लोकप्रिय है, उसी तरीके से जिस तरह से जाट वर्ग में हनुमान बेनीवाल हैं अपने मतदाताओं के साथ में, ऐसे में यह अगर युग्म बनता है, यह जो गठबंधन होता है, तो इसके क्या आउटकम निकलेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कोशिश हुई थी कि हनुमान बेनीवाल का AIMIM के साथ एक टाई अप हो, ऐसी बातें पॉलिटिकल माहौल में चली थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल की ओर से इस तरह का कोई बयान आया नहीं, नहीं RLP पार्टी की ओर से इस तरह का कोई बयान ही आया। हनुमान बेनीवाल की पुत्री जो है, उनके जन्मदिन समारोह पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता नजर आए। गंगानगर बीकानेर में जो पेयजल वाला मुद्दा है, सिंचाई वाला जो पानी वाला, इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ने का मुद्दा है, उसमें हनुमान बेनीवाल ने जो पड़ोसी जिले के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके माध्यम से प्रभावी काम किया। ऐसे में उनकी पकड़ गंगानगर और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में भी मजबूत हुई है, और उन्होंने जो प्रत्याशियों की घोषणा की है उसमें से कोलायत सीट खासी प्रभावी प्रत्याशी की घोषणा की है कि 2 राजपूत अगर आमने सामने लड़ते हैं, तो वहां उन्होंने रेवतराम पंवार को उतार के एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है। हनुमान बेनीवाल क्या इसी तरीके से अगर 2 जातियां आमने सामने लड़ रही है, एक ही जाति के 2 प्रत्याशी हैं, भले ही वो ब्राह्मण वर्ग से हैं, भले ही वो दलित वर्ग से है, तो क्या RLP का कैंडिडेट सभी के बीच में उतारेंगे या सिर्फ उन्होंने कुछ ही जातियों को चुना है, यह देखने वाली बात होगी। प्रभावशाली लोगों के बीच ही उतारेंगे या अपनी जाति के लोगों को या अपनी पार्टी के लोगों को प्रभावशाली बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा माइनर चीज आपको नजर आएगी, लेकिन अगर पिछले चुनाव की तुलना करें तो हनुमान बेनीवाल जो है वो प्रत्याशी उतारते हैं, उसमें बड़े नेताओं के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, अशोक परनामी, आदर्श नगर, चूरू जिसमें राजेंद्र राठौड़, जिसमें BD कल्ला, जिसमें और भी जो भी बड़े नेता जितने रहे हैं, उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे गए। इस बार क्या वो उसी ट्रैक पे चलेंगे या इस बार शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की प्लानिंग है, तो बाकी 100 सीटें क्यों छोड़ी जा रही हैं, यह एक बड़ा सवाल होगा। क्या आपका एजेंडा रहेगा बेसिक तौर पे यहां के सोशल स्ट्रक्चर और
पॉलिटिकल मैनेजमेंट को एक आधार देने के लिए बड़ा सवाल है। आज की रैली में चूंकि युवाओं की, किसानों की तमाम बातें कही गई हैं, चंद्रशेखर रावण जो है वो यूपी से आते हैं और अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, यूथ में उनको लेके खासा क्रेज है, उसी तरीके का जैसा कि हनुमान बेनीवाल का है। अब क्या इस गठबंधन से दोनों ही पार्टियों को एक बड़ा वोट बैंक मिलेगा? क्योंकि हनुमान बेनीवाल बहुत कम समय में अपनी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिलाने में कामयाब रहे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का शार्प पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं। दूसरी तरह से जिस तरह से जाट महासभा हनुमान बेनीवाल को इग्नोर कर रही है, जिस तरह से जाट महासभा से जुड़े हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो यह इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि आज सभा में भीड़ नहीं जुटी, ये पार्टी जो है वो डाउन जा रही है, इसका भी राजनीतिक विश्लेषक अलग अर्थ निकालते हैं कि हनुमान बेनीवाल को जाट समाज जो है वो जाटों के जो सोशल स्ट्रक्चर वाली सोसाइटीज हैं, चाहे जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये कहें कि हनुमान बेनीवाल जो है वो कट्टर जाट नेता नहीं है। उनकी एक सॉफ्ट पॉलिटिकल छवि बनाने के लिए एंटी जाट जो है एक माहौल दिया जाए कि कट्टर जाट नेता नहीं है, बल्कि सॉफ्ट छवि के लीडर हैं और सभी जातियों से जुड़ाव रखते हैं। तो एक अच्छा साइन नजर आता है। और ऐसे में अगर मान लीजिए कि 141 जो विधानसभा सीटें हैं जो कि राजस्थान में अनारक्षित हैं, 59 आरक्षित सीटें हैं जिसमें 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 34 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो उन 59 सीटों पे किस तरह से आरएलपी बढ़े, किस तरह से दो अगर एक ही जाति के लोग आमने सामने खड़े हो रहे हैं इतर जाट, तो वहां प्रत्याशी उतारा जाए, जैसा कि पिछले चुनाव में किया। बहुत कम जगह रही, शायद 5 या 6 अभी जो विधायक हैं आमने सामने लड़के, 17 जगह जाट समाज के प्रत्याशी आमने सामने लड़े, उसमें से 5-6 जगह ही ऐसी रही है जहां प्रत्याशी उतारा गया, जिसमें लाडनू है, जिसमें बाजतू है, जिसमें 2-4 सीटें और हैं, लेकिन वहां ज्यादा प्रभावी और परफॉर्मिंग कैंडिडेट नहीं उतारे गए। एएमआई वाली बात मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से हबीबुर रहमान नागौर से हारते हैं क्योंकि आरएलपी मुस्लिम प्रत्याशी को उतार देती है, तो वहां बीजेपी को सीधा फायदा। नसीम अख्तर इंसाफ हारती हैं क्योंकि वहां आरएलपी का कैंडिडेट खड़ा था। जाकिर हुसैन गैसावत हारते हैं क्योंकि माहौल बदला था। तो ये तमाम तरह के पॉइंट्स हैं कि 9% से कुछ ज्यादा मुसलमान है, 9.5-10% के आसपास मुस्लिम ऑन रिकॉर्ड हैं ये संख्या तो जनगणना के अनुसार, लेकिन विधायकों की संख्या 4.5% यानी कि आधी ही है, 9 ही विधायक हैं। तो क्या पॉलिटिकल इस जो ये कास्ट इक्वेशंस है, क्योंकि तमाम लोग चाहे वो राजनीति में शासन कर रहे हों चाहे प्रतिपक्ष में हो, वो नकारते हैं, लेकिन लिस्टें, चुनाव ये सब जाति के आधार पे ही हो रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि केवल कायर क्रूर मचाते जाति जाति का शोर। यह बात दर्शन में कही गई, कविता में कही गई, लेकिन तमाम जो हमारा अभी का जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें जाति इस तरह से लोगों के जेहन में बैठ गई है या बिठा दी गई है कि इससे इतर सोचना नहीं चाह रहे। ऐसी में पॉलिटिकल एनालिसिस में इस तरह का अगर चीजें नहीं देखी जाए कि कास्ट को किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं और किस तरह से उपयोग करती हैं, तो चीजें बेमानी होगी। इसलिए मैं लगातार अपने एनालिसिस में जिक्र करता हूं कि कास्ट को किस तरह से एनालाइज करती है पॉलिटिकल पार्टियां, किस तरह से यूज करती है। तो आज की जो सभा हुई है इसमें बड़ा सवाल यह है कि प्रत्याशी किसके ज्यादा जीतेंगे, जैसे कि 100 सीटों पे उतार रहे हैं, और क्या जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है उस पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे या हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी ज्यादा जीतेंगे प्रतिशतता में, यह आप चुनाव परिणाम के दौरान देखेंगे और समझ आएगा कि किस दिशा में हनुमान बेनीवाल का पॉलिटिकल मैनेजमेंट काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव भी आप याद रखिएगा कि किस तरह से इस बार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो लोकसभा चुनाव होंगे, जो कि दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं, जहां से निहाल चंद मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल लगातार जीत रहे हैं, उन सीटों पे किस तरह से आरएलपी इस बार निर्णायक होगी। तमाम देखने वाली बातें होंगी। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें थिंक 360 को, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।